आपके नाम के साथ हनुमान इम्पैक्ट कोड काफ़ी ज़्यादा सुना जा रहा है, तो एग्जैक्टली क्या है ये चीज़, मुझे बताएंगे। भारत में सर अगर आप 25,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो आप टॉप 10% में हो, और अगर सर आप टॉप 1% में आते हो तो आपको महीने में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सोशल मीडिया एड कैंपेनिंग में खर्च किया जाता है। आपके सामने सुबह से शाम तक 10 बार रील आएगी, 10 बार वीडियोज आएंगे, फोटोज आएंगे। तो एक परसेप्शन क्रिएट करने का बिजनेस है। जो परसेप्शन में जीत गया वही विनर है। This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. तो यार आज फाइनली हमारे पास एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को गाइड किया है और करीब 180 से ज़्यादा अवार्ड से नवाजा गया है उनको। तो फाइनली आज हमारे पास हैं इप्सिया के चेयरमैन डॉक्टर अंशुमान जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका क्रिएटिव ग्लोबल स्टूडियो में। तो अंशुमान सर, आप मुझे बताइए इप्सिया क्या है और इप्सिया एग्जैक्टली करता क्या है? इप्सिया का मतलब है कि अगर आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक करोगे, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो संधि विच्छेद बोलते थे। ओके। तो जब आप इप्सी को लिखोगे तो IB प्लस SEA, यानी ये इंटरनेशनल बिजनेस का समंदर है। इप्सी का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस का समंदर। ये एक कंसोर्टियम है जहां पर आपको आपके विजन से लेकर वेंचर तक, आइडिएशन से लेकर फंडिंग तक, ब्रांड बनाने से लेकर ब्रांड की लॉन्चिंग तक और लोकल से लेकर ग्लोबल तक जाने में आपको मदद मिलती है। सर आपका ये सफ़र कब शुरू हुआ और आप कानपुर से किस टाइम कब आए थे? सर सफ़र का क्या है कि सफ़र पढ़ाई के साथ साथ ही शुरू हुआ और कुछ स्टार्टअप शुरू किए हमने, वहाँ पर फेल हुए, काफ़ी कुछ सीखा, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग डेवलप हुई। सफ़र शुरू करने के लिए ये भी पर्पज़ था कि जब आप किसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर कई सारे लोगों की निगाहें आपके ऊपर होती हैं, तो आपके पास कोई प्लान भी नहीं होता है, आपको करना ही करना है। तो मुझे लगा कि नहीं, हमें अपने लिए तो काम करना ही है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी निगाहें हमारे ऊपर हैं उनके लिए भी कुछ काम करना है। तो वहाँ से सर सफ़र की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी 2016 में और इन्होंने सबसे पहले जो योजना उठाई वो थी मेड इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप ये जो वर्ड है सर पहले बेंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव तक सीमित था, नोएडा की कुछ कंपनीज थी। अगर आप यूपी की बात करोगे, खास करके उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर तक आप चले जाओगे तो ये थोड़ा पिछड़ा इलाका था। आज चीज़ें बदली हैं। आज मुख्यमंत्री योगी जी की लीडरशिप में यूपी के हर स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है। आज यूपी जैसे स्टेट को हम सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर की तरह देखते हैं। जो राज्य पहले एक बीमारू राज्य का जिसको दर्जा दिया जाता था, आज वो राज्य इंडिया की GDP में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आज अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, तो उसमें यूपी अपना कंट्रीब्यूशन बताता है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो मुझे लगा कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो क्षेत्र है, वहाँ के स्टार्टअप्स और MSMEs को एक नई पहचान मिले। यहीं से सर शुरुआत हुई हमारे स्टार्टअप की, यहीं से शुरुआत हुई हमारे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट की। एक टाइम था जब मैं सीख रहा था चीज़ें और धीरे धीरे फिर ऐसा एक टाइम आया कि मुझे लगा अभी अपने जैसे बच्चों को मुझे ट्रेन करना चाहिए। अलग अलग कॉलेजेस में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी और मुझको किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर आप जीवन में कुछ आगे करना चाहते हो तो या तो आप किसी के हो जाओ या किसी को आप अपना बना लो। आपके पास अगर बैकग्राउंड नहीं है, खास करके जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, खास करके जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आपको किसी ना किसी की उंगली पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी ना किसी को मेंटोर बनाना बहुत ज़रूरी है। भाई मेंटोर तो हो गई, जब आप छोटे थे आप ABCD नहीं लिख पाते थे, किसी ने आपको लिखना सिखाया। मतलब आज जब आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ आप खुद कर ले जाओगे? आपने तब बचपन में मेंटोर रखा, टीचर रखा, तो आज मेंटोर की कमी क्यों है? तो अभी सर क्या है कि ये जो इप्सी है, इप्सी के तहत हम लोगों को अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उनका समय बचाने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो सर जैसे इप्सिया के बारे में भी आपने बताया और आपने बताया कि आज यूपी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे खासकर मैं भी यूपी से हूँ, अलीगढ़ से हूँ। तो अगर आज से 5 साल पहले की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब इवन मुझे भी फील होता था कि यार अपने उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों डेवलपमेंट रुका हुआ, क्यों नहीं हो रहा है वो चीज़ें।
तो अभी वो चीज़ें मुझे भी, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे भी अब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई हैं। तो सर मैं यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन और उठता है कि अगर आप आज इप्सिया शुरू करते तो सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन उठता है कि अगर आप आज इप्सिया शुरू करते तो आपको क्या चैलेंज आता? सर आज अगर हम इप्सी शुरू करते तो नो डाउट धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। चैलेंज की अगर हम बात करें सर, चैलेंज तो हमेशा रहेगा। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि अगर आज मैं इप्सी शुरू करता तो चैलेंज नहीं आता। आप कभी भी कोई चीज़ सर शुरू करोगे तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ज़्यादातर वही है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हम कुछ शुरू कर रहे हैं तो हमारी जो रास्ता है वो बिना ब्रेकर वाली रास्ता बन जाए, हमारे रास्ते में बिल्कुल एक हाईवे मिल जाए हमको। आप अगर एंटरप्रेन्योरियल डोमेन में आ रहे हैं, आप अगर खुद का वेंचर शुरू करना चाह रहे हैं, वो जो मेडिकल वाली लाइन में होता है कि जब तक आपका वो मीटर ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, तब तक आप जिंदा हो। जिस दिन आपकी लाइन वो सीधी हो गई उस दिन आप खत्म हो गए। तो एंटरप्रेन्योरियल डोमेन में भी कुछ ऐसा ही है कि आपकी जो लाइन है वो कभी सीधी नहीं होगी, आपको चैलेंजेस आएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। यहाँ पर सर 24 घंटे 7 दिन काम करना पड़ेगा। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बना लो, आपका कॉम्पिटिटर तो आना तय है। आप ये ना सोचो नहीं हमने कुछ बहुत बड़ा यूनिक बना लिया है। यहाँ पर सर एक और बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज, कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अफेक्ट हो जाएंगी। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आप देखो ना सीसीडी का फाउंडर, एक सीसीडी एक जमाने में क्या था सर, सीसीडी जो एक अड्डा था बिजनेस मीटिंग्स का। भाई स्टारबक्स तो भारत में बाद में आया, आज MBA चाय वाला और 10 तरीके की चाय की चीजें आ गई, क्योंकि ज्यादातर इंडिया में क्या है कि ज्यादातर लोग चाय पर चर्चा करना प्रेफर करते हैं। अब सीसीडी का जो फाउंडर था उसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर आ गया कि उसको सुसाइड करनी पड़ी। तो यहाँ पर सर बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते, बड़ा सारा प्रेशर होता है। तो जो आपने सवाल मुझसे पूछा कि अगर हम आज इस चीज़ को शुरू करते, हाँ सर आज फ़ायदा हमें मिलता जी, फ़ायदा हमें AI का फ़ायदा मिलता। बिल्कुल। पहले जो लोग आधा दिन प्रेजेंटेशन बनाते थे, आज हो सकता है वो AI की प्रॉम्प्टिंग करके हो सकता है वो 10 मिनट में प्रेजेंटेशन बना दे। तो स्पीड बढ़ रही है और आपको समय के हिसाब से अपडेट होने की भी ज़रूरत है, अपग्रेड होने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के मैं मुंह से सुनता हूं कि AI बढ़ रहा है, AI बढ़ रहा है, AI आपकी जॉब खा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। AI से आप घबराओ नहीं, AI को आप एज ए टूल यूज करो। AI जो है, AI कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है वो हमेशा उससे आगे ही रहेगा। तो आप AI को चला रहे हो, AI आपको ना चलाए, आप इसको एज अ एसेट के तौर पर यूज करो। तो डेफिनेटली सर अगर आज हम एसोसिएशन को शुरू करते तो चैलेंजेस रहते, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेकर आज आप देखो, आज AI कॉलिंग की जाती है। बिल्कुल। आज ह्यूमन रोबोट्स हैं, बोट्स हैं, आप ट्रैकिंग कर सकते हो। पहले क्या था, एक वर्किंग आवर फिक्स होता था, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की मदद से 12 बजे रात में भी आप सो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पीछे काम हो रहा है। बोट्स काम कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं 24/7। आपको भी इन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं तो। मतलब आपने बताया कि आपको भी थोड़ा समझ होनी चाहिए AI के, अगर आप AI को कमांड करना चाह रहे हैं। इप्सिया बाकी संस्थाओं से कैसे अलग है, जैसे BNI है या इस तरह की संस्थाओं से कैसे अलग है इप्सिया? सर कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस लानी पड़ेगी अगर लोगों को अपने साथ ऑनबोर्ड करना है तो। बिल्कुल। इप्सी का मतलब सर ये है कि हम यहाँ पर Tier 2 एंड Tier 3 स्टेट्स के लोगों को मौका देना चाहते हैं सर। प्रधानमंत्री जी का कहना है विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 सर तभी होगा जब आप रूरल इंडिया को आगे बढ़ाओगे। मैं सर जब दिल्ली आया, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करे सर। मैं ताज में जा रहा हूँ, मैं रेडिशन में जा रहा हूँ, मैं लीला में जा रहा हूँ, बड़े बड़े मंच हैं यहाँ पर, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं सर। अच्छा, बड़े लोगों का होना भी जरूरी है जी। हमेशा यहाँ पर जब आपने सवाल पूछा है, हमेशा लोग अडानी पर तंज कसते हैं, अंबानी पर तंज कसते हैं। आप विदेश को देखो सर, अलग अलग कंट्रीज को देखो, वहाँ पर भी जैकमा है, वहाँ पर भी बिल गेट्स हैं, वहाँ पर भी फेसबुक का फाउंडर बैठा हुआ है। तो अगर आपकी कंट्री में लोग पैसा बना रहे हैं और रोजगार के अवसर दे रहे हैं तो ये गलत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं वो नए लोगों को एक मौका दे रहे हैं। जब मैं सर बड़े सारे इवेंट्स में जाता था तो मैं देखता था कि यहाँ पर रूरल इंडिया के लोग क्यों नहीं हैं। मुझे लगा कि शायद प्लेटफॉर्म ये अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 के लोगों को एक साथ लाया जा सके। आपने हमेशा एक वर्ड सुना होगा, इंडस्ट्री एकेडमिया गैप। लेकिन सर आज टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 में भी बड़ा गैप है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जो लोग देख रहे हैं वो समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव का किसान है जिसके पास 40-50 बीघे खेती है, वो वहाँ का जमींदार है जी। उसको आप ताज होटल के किसी एक इवेंट में आप लेकर आए और आपने उसको बोला कि सर आप अपना अनुभव साझा करें जी। हो सकता है ऐसा कि वो अपना अनुभव साझा कर दे, लेकिन मेरे हिसाब से 90% ऐसा होगा कि उसके हाथ कांप जाएंगे, वो बोल नहीं पाएगा। तो ये गैप है। इप्सी इस गैप को दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत है कि टीयर 1 के लोग तो जुड़े ही हमारे साथ, टीयर 2 एंड टीयर 3 के लोगों को भी हम इस मंच पर लाएं, उनको ट्रेन करें, उनको मोटिवेट करें। और ये अलग इसलिए है सर कि यहाँ पर हम इप्सी को ऑप्शनल एक्टिविटी के तौर पर नहीं देख रहे हैं। आप बाकी क्लब्स, चैम्बर और एसोसिएशन देखोगे, प्राइमरी काम उनका कुछ और है, पार्ट टाइम इप्सी को कर रहे हैं। ओके। या पार्ट टाइम वो अपने एसोसिएशन को चला रहे हैं। एनजीओ कैसे चलता है सर? वो संडे के दिन समय मिला हमको, चलो 4 किताबें बांट आते चल के। संडे के दिन हमें टाइम मिला, चलो आज हम भंडारा कर देते हैं। बिल्कुल। इंडिया में 90% एनजीओ की यही हालत है कि पार्ट टाइम में 4 फोटो खिंचाने के लिए एनजीओ चला रहे हैं। लेकिन इप्सी का मतलब सर ये है कि ये है जरूर सेक्शन 8 कंपनी, लेकिन 24/7 फॉर 2047, 24/7 फॉर 2047। यहाँ पर सिंगल पर्सन, यहाँ पर जो रेस्पॉन्स रेट है वो बहुत तेज है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इप्सी से कोई किसी क्वेरी की जरूरत है, आप सीधे सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको बात करनी है, जरूरी कुछ कॉल करनी है, तो हो सकता है कि आप रात में 12 बजे हमसे बात कर लें। यहाँ पर ऐसा नहीं, अगर अच्छा बात करनी है वो तो चीज़ ठीक है, अगर हमको कुछ आपको जवाब देना है तो भी हम आपको तुरंत जवाब दे देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सर हमको किसी से पूछना है, फिर आप ईमेल भेजो, मैं अपना कैलेंडर चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, मीटिंग के लिए समय नहीं, लाइक दैट। तो यहाँ पर हम बड़ा ओपन हैं आइडियाज़ के लिए, इनोवेशन के लिए और रिसर्च के लिए। यहाँ पर हम अपने जो टीयर 2 एंड टीयर 3 स्टेट्स के लोग हैं उनको हम ग्लोबली ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई महिला गांव में अचार पापड़ बना रही है तो उसके पापड़ को दुबई क्यों नहीं ले जाया जा सकता? आज मार्केट है, मार्केट ओपन है, आप बायलैटरल ट्रेड कर सकते हो। मोदी जी की लीडरशिप में अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारा काम हो रहा है। आपको बशर्ते एक एडवाइजर करने वाला व्यक्ति मिले, मेंटोरिंग करने वाला व्यक्ति मिले। तो इप्सी का काम है लोगों के समय को बचाना, उनको सही समय पर एक सही प्लेटफॉर्म देना और उनकी इमेज को बिल्ड करना, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना, स्कैम ना हो उनके साथ, ये भी बड़ा जरूरी है सर। मान लो आप अपनी चीजों को कनाडा ले जाना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपने गूगल किया, गूगल किया, 10 कंपनीज आ गई। अब किसके साथ व्यापार किया जाए, किसके साथ नहीं किया जाए, वहां पर आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हरी झंडी दिखाए। वहां पर इप्सी का काम शुरू होता कि नहीं सर, ही इज आवर पार्टनर, आप इनके साथ कोलैबोरेशन करो, हम इनको जानते हैं, आपके साथ स्कैम नहीं होगा। इप्सी सर एक ऐसी संस्था है जहां पर हम लोगों को न सिर्फ जोड़ रहे हैं, हम उनका नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, हम उनकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, हम उनकी सेल्स बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे भी मेरा क्वेश्चन है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के जो लोग हैं एग्जैक्टली वो यहाँ पर दिल्ली में आके या फिर ऐसे कई जैसे BNI है, BNI में आके लोग फिर भी इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते, या फिर किसी भी ऐसी संस्थाएं हो गई, तो इप्सिया एग्जैक्टली कैसे हेल्प करता है, किन किन तरीकों से हेल्प करता है, वो कैसे कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं इप्सिया के अंदर? यहाँ पर सर मैं किसी भी नेटवर्किंग ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहूँगा जी, क्योंकि सब अपने अपने लेवल पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो गलत होते तो शायद इतने टाइम तक सस्टेन नहीं हो पाते। वो अपने लेवल पर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और हम अपने लेवल पर एडिशन करना चाह रहे हैं। हमारे साथ सर हम प्रयास ये करते हैं कि हम कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स करें, कुछ कॉन्फ्रेंसेस करें और अलग अलग डोमेन के नेटवर्किंग इवेंट्स करें। यहाँ पर हमारा अगर आप वेबसाइट देखोगे, वेबसाइट बड़ा स्मूथ बनाया गया है, यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, इवेंट के नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगे। इप्सी बेसिकली आपको आपके नेटवर्क को बढ़ाता है, आपके दायरे को बढ़ाता है। आप अगर यूपी में काम कर रहे हैं तो हम आपसे कहते हैं भाई आप हमारे तेलंगाना के प्रेसिडेंट से बात करो, आप हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट से बात करो। यूपी का प्रोडक्ट सिर्फ यूपी तक मत रखो, उसको आप पैन इंडिया लेकर जाओ, क्योंकि पहले तो आप अपने देश में अच्छा काम कर लो, विदेश में तो हम बाद में आपको ले जाएंगे। तो यूपी का प्रोडक्ट, अब बिहार में देखो सर, मखाना को लेकर नई पॉलिसी आई। अब बिहार का मखाना अलग अलग स्टेट में पहुंचे, इसके लिए इप्सी आपकी मदद करेगा। सो हमारा प्रयास यही है कि इप्सी में
जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको सही समय पर सही गाइडेंस मिले, वन स्टॉप सोल्यूशन मिले फ्रॉम ब्रांड बिल्डिंग टू ब्रांड लॉन्चिंग। आज विशाल जी जब आप ये मेरी पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, आपको दिल्ली आए काफी समय हो गया होगा जी, आप जब दिल्ली आए तो 1 साल आपको लगा होगा दिल्ली को समझने में, चीजों को समझने में। ऐसे ही जब आदमी बिजनेस में आता है तो उसको किससे क्या किया जाए, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाई जाए कि एलएलपी बनाई जाए, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, किससे कराएं, एनुअल फाइलिंग क्या होती है, आईटीआर भरना क्या होता है, लीगल सपोर्ट हो गया, टेक्निकल सपोर्ट, अपने चीजों को हम गूगल पर कैसे लेकर आए, कैसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग करें। पहले नॉन टेक सपोर्ट आपको चाहिए, लीगल सपोर्ट चाहिए, फिर आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, ऑफिस कहां पर बनाएं। इसके बाद आपको चाहिए कि अब चीजें ठीक हो गई हैं, कंपनी में अपनी अच्छी टीम कैसे बनाएं। बड़ा चैलेंज है सर, अच्छी टीम बनाना बड़ा चैलेंज है। तो लगभग आपके बिजनेस में आइडिएशन से लेकर फंडिंग तक 100 सर्विसेज की नीड होती है। बिल्कुल। और इप्सी आपको ये सारी सर्विसेज एक जगह ऑफर करता है। ओके। ब्रांड बनाने से लेकर ब्रांड की लॉन्चिंग तक आपको कुछ भी चाहिए वो सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा, इप्सी आपको दे देगा। ये सारी चीजें हम अकेले आपको नहीं दे रहे हैं, हमने पिछले 3 साल में 80 MOU साइन किए। हमने ये देखा कि ऑलरेडी मार्केट में कौन इकोसिस्टम इनेबलर है। अगर हमें किसी की डिजिटल ब्रांडिंग करानी है तो हम क्रिएटो ग्लोबल को सजेस्ट करेंगे कि भाई ये हमारे जानकार हैं, आप विशाल जी से संपर्क करो। बिल्कुल। अगर किसी को रोमानिया में अपने बिजनेस को ले जाना है तो हम निकोलिता को सजेस्ट करेंगे कि ये हमारी MOU पार्टनर है, आप इनके साथ जुड़ो। बिल्कुल। किसी को अगर PhD में थीसिस राइटिंग करनी है तो हम डॉक्टर सुयस कमल सोनी जी को सजेस्ट करेंगे कि आप इनके साथ कंसल्ट करो, लाइक दैट। समझ। सो इप्सी का पर्पज ये है सर कि सारी चीजों को एक ही जगह पर लाना, मेंबर्स को इधर उधर जाना ना पड़े। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब कोई बच्चा IIT की कोचिंग करने के लिए कोटा या काकादेव कानपुर जाता है तो उसका प्रयास ये होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हमें एक ही जगह पर मिल जाए। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है उसको बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए वो सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, उसका समय बचे। बढ़िया। आपने इप्सिया के अंदर ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का नेटवर्क है और इससे काफ़ी सही बोला आपने, क्योंकि जब नेटवर्क है तो आपको इतना ज़्यादा टाइम कहीं और देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इप्सिया के अंदर हैं। तो सर इप्सिया से अगर कोई जुड़ता है तो उसको निजी तौर पे क्या लाभ होता है, तो ये भी मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा हल्का सा इसके बारे में। निजी तौर पर सर उसको लाभ यही होगा कि नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, नेटवर्किंग का फ़ायदा मिलेगा। और है क्या सर कि नेटवर्किंग ही आपकी नेटवर्थिंग है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ है। इप्सी के साथ जुड़ने से आपका नेटवर्क बढ़ेगा, इप्सी के साथ जुड़ने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। जब आपका नेटवर्क, नॉलेज दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी तो अपने आप सेल्स आपकी बढ़ जाएगी। इप्सी से जुड़ने वाले लोगों का नेटवर्क, नॉलेज और सेल्स बढ़ती है, उनका दायरा बढ़ता है, वो बड़ा सोच पाते हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन तक पहुंचती है। सरकार बहुत कुछ कर रही है लेकिन उनका फ़ायदा आपको कैसे मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उसका फ़ायदा कैसे लिया जाए। तो इप्सी जो कम्युनिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी स्टेक होल्डर्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबलर्स एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, हम विकसित भारत 2047 इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को उनके व्यापार को नए लेवल पर ले जाने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो सर आपकी बातों से तो मुझे लगता है कि इप्सिया सिर्फ भारत तक ही सीमित है। होता क्या है सर कि आप नाम से समझो, इप्सी का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन। तो जब नाम में ही इंटरनेशनल वर्ड है तो नेशनल तो सीमित नहीं है सर। इप्सी के कुछ फेजेस हैं सर। फेज 1 मतलब जो हमारा फाउंडेशनल फेज था, अभी हम उसको पार कर चुके हैं। फेज 1 हमारा 25 मई 2026 तक था, जिसको हमने फाउंडेशनल फेज बोला। 2.5 साल की हमारी यात्रा रही और इस 2.5 साल की यात्रा में हमने पूरे भारत में लगभग 200 इवेंट्स हुए। उन 200 इवेंट्स में 150 इवेंट्स में हम लोग पार्टनर थे। अच्छा। और लगभग 50 इवेंट्स हमने खुद करे कि पहले तो लोग इप्सी के बारे में जाने। ओके। ये फाउंडेशन हमने बनाया सर 2.5 साल में। इसको बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, बहुत सारी KPIs हमने बनाई, बहुत सारे पार्टनर्स को हमने जोड़ा, एडवाइजर्स को जोड़ा, मेंटोर्स को जोड़ा, इन्वेस्टर को जोड़ा, इंक्यूबेटर्स को जोड़ा, आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ा, फाउंडेशन बनाया हमने इसका।
अब इप्सी के फाउंडेशन बनाने के बाद हम फेज 2 में इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर जब हम बनाने जा रहे हैं तो अब हम नेशनली तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, इंटरनेशनली इप्सी को फेज 2 में लगभग 20 कंट्रीज में लेकर जा रहे हैं। ओके। ये फेज 2 में हम काम करेंगे और ये फेज 2 जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फेज 2 हमारा रहेगा 31 मार्च 2027 तक, यानी नेक्स्ट ईयर लास्ट तक। तो नेक्स्ट ईयर लास्ट तक हमारा प्रयास ये है कि नेशनल तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने लोगों को हम ले जा पाए। और ये बाई डायरेक्शनल है, ओके। ये यूनि डायरेक्शनल नहीं है। हम इंडिया के लोगों को तो अलग अलग कंट्रीज में ले जाना ही चाहते हैं, वहां के लोगों के लिए भी अगर वो कुछ लेकर आ रहे हैं चीजें जो हमारी मार्केट में फिट हो सकती है, तो हम उनकी भी पूरी कंसल्टेंसी कर सकते हैं। उनके लिए हम इंडिया में अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, अच्छे एग्रीगेटर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कनाडा का प्रोडक्ट है या कनाडा का कोई व्यक्ति है जो इंडिया में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करना चाहता है, तो हम उससे बोलते हैं कि सर इप्सी के माध्यम से आप भारत के हर स्टेट में पहुंच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इप्सी की पूरी टीम है। हर स्टेट में हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, पूरी टीम है। तो बाहर कंट्री के लोगों के प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंडियन मार्केट में इप्सी ले लाने में मदद कर सकता है। और इप्सी से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो जो हमारे मेंबर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को अगर बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं। इसको विशाल जी आप ऐसे समझो, फेज 2 में हमारा टारगेट है कि इप्सी कम्युनिटी 5000 लोगों की कम्युनिटी बने। 5000 के 5000 लोग ग्लोबल नहीं जाना चाहते हैं जी, लेकिन 10% लोग ग्लोबल जाना चाहते हैं। जो लोग ग्लोबल जाना चाहते हैं, यानी ऐसे 500 लोग होंगे हमारे पास, और उसमें से 1% लोग ऐसे होंगे जो ग्लोबल जाएंगे भी। यानी 50 लोग ऐसे होंगे जो इप्सी 2.0 में ग्लोबली जाएंगे। इनको ले जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एमओयू साइन किए रोम इंडिया वेलफेयर काउंसिल, हमने एमओयू साइन किया पोलैंड इंडिया चैम्बर ऑफ कॉर्पोरेशन के साथ, हमने एमओयू साइन किया इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमने एमओयू साइन किया कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ। तो लगातार अलग अलग कंट्रीज में हम एमओयू साइन कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि सर अगर हमारा कोई मेंबर आपकी कंट्री में आएगा तो प्लीज आप उसकी मदद करिएगा। तो सर इप्सिया के ज़रिए ये तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला लोगों को, क्योंकि हम अगर किसी नई कंट्री में जाते भी हैं तो वहाँ पे सब कुछ नया होता है हमारे लिए, और हमें यहाँ तक ये भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हमारे बिज़नेस को कैसे वहाँ पे ले जाना है, कैसे सेटअप करना है। तो मुझे ऐसा लगता है इप्सिया के माध्यम से इंडिया से हम ग्लोबल चीज़ें ले जा सकते हैं, और ग्लोबल की चीज़ें हम इंडिया में आराम से इम्पोर्ट करा सकते हैं। बिल्कुल सही विशाल जी आपकी बात है, लेकिन यहाँ पर जब आपने कुछ ग्लोबल टर्मिनोलॉजी यूज करी है जी तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। प्लीज़ हम बहुत पीछे हैं अभी। आपके मंच पर ये चीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है लोग बोले कि नहीं सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया। अभी हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। स्टार्टअप के मामले में हम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, अभी नंबर 1 नहीं है, अभी हम तीसरे नंबर पर है। हाँ, पॉपुलेशन के मामले में हम जरूर नंबर 1 सो आज भारत में 2014 में लगभग 400 स्टार्टअप्स थे, लेकिन पिछले 10 साल में, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया 2016 में पारित हुआ, 2026 में 10 साल पूरे हुए। हमने 16 जनवरी 2026 को एक स्टार्टअप का एक प्रोग्राम भी मनाया, नेशनल स्टार्टअप डे मनाया, और उसमें हमने 10 साल में स्टार्टअप इंडस्ट्री में क्या हुआ उसके बारे में जिक्र किया। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। बड़ा काम हुआ है, 400 स्टार्टअप से 2 लाख प्लस रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स। ये सरकार जो है, सरकार का प्राइमरी मोटो यही है कि भारत में अगर भारत को विकसित बनाना है तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज भारत में 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब है, जो दर्शक देख रहे हैं, कि आपका स्टार्टअप अगर वर्ल्ड $1 बिलियन से ज्यादा अगर आपका स्टार्टअप में मार्केट है तो आपका स्टार्टअप यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आता है। तो भारत में लगभग 125 के आसपास यूनिकॉर्न है। भारत में लगभग 8.5 करोड़ MSMEs है। MSME की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने चेंज करी। पहले जब हम MSME सुनते थे तो हमें लगता था कि कोई छोटा दुकानदार होगा MSME, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। MSME का मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी 500 करोड़ रुपए तक का व्यापार कर रही है तब भी आप MSME की कैटेगरी में आते हो। तो आप जो सराउंडिंग में देख रहे हो वो सब MSME है। अगर आप प्राउड से बोलो कि मैं प्राउड MSME है। MSME अगर आप चला रहे हो तो आप उसको बताने में घबराओ नहीं कि मैं एक MSME हूँ। MSME चलाने का मतलब है कि 1 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक के सारे व्यापारी MSME हैं।
तो 8.5 करोड़ MSMEs, 2 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, लाखों लोगों को नए रोजगार मिले हैं, अलग अलग सेक्टर में काम हो रहा है। आज हम चंद्रमा पर जाने वाले देश बने हैं। बहुत सारे काम हुए सर, नेशनली नहीं इंटरनेशनली। जब भी कोई नया संकट आता है तो इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो नया सोल्यूशन लेकर आते हैं। जब कोविड पेंडेमिक आया इंडिया में तो उस टाइम सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में निकले। हमेशा स्टार्टअप्स इंडस्ट्री ने आपदा को अवसर में बदला है। आप याद करो विशाल जी कि भारत एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले वैक्सीन बनाई कोविड की, और हम एक ऐसा देश थे कि जो बाहर कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई कर रहे थे कि वहां के लोग बचें। तो भारत में बहुत सारा पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए मेरे जैसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो अपने अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके सर, आपने अभी काफ़ी अच्छी लाइन बोली तो कि भारत के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, और जो पॉडकास्ट ये हमारे व्यूवर्स जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप उनको MSME के थ्रू क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि इस विकसित भारत में, इस पोटेंशियल भारत में वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है और कितने इजी तरीके से कर सकता है? प्लीज़ थोड़ा सा बताएं सर। जो भी लोग MSME चला रहे हैं उनको तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप थोड़ा सा देखते रहो कि बगल में चल क्या रहा है। आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आपको सही समय पर सही डिमांड की सही तरीके से सप्लाई करनी है। टाइमिंग का सारा खेल है विशाल जी। मैं फिर से यहाँ पर कोविड का जिक्र करूंगा कि जब कोविड नया नया आया उस टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सैनिटाइजर और मास्क वाले बिजनेस में वो आए। जिन्होंने पहले सैनिटाइजर जिसका आ गया, जिन्होंने पहले मास्क बना दिया, उन्होंने मार्केट से बहुत पैसा बनाया। बहुत पैसा। तो आपको भी ये देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कब सोचो कोरोना आ जाए, आपको ऐसा नहीं करना है। आप ये देखो कि किस चीज का सेक्टर ग्रो हो रहा है, कहां पर कौन सी संभावना आ सकती है। आप आज अगर AI सेक्टर में कुछ करोगे, डीप टेक में कुछ करोगे, क्वांटम इंडस्ट्री में कुछ करोगे तो उसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं। आप वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ कुछ करोगे, आप साइबर सिक्योरिटी में कुछ करोगे तो आपका स्टार्टअप चलेगा ही चलेगा। आज देखो कितने सारे साइबर केसेस होते हैं, आप सिक्योर नहीं है। आप साइबर से रिलेटेड आपके बैंक में आपका पैसा सेफ है या नहीं सेफ है आपको जानकारी नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करना होगा। आप डिफेंस से रिलेटेड सॉल्यूशंस को लेकर आइए। बहुत सारा काम करना भी बाकी है, बहुत सारा काम करना बाकी है। और काम करने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ स्टार्टअप अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना है। भाई अगर आप स्टार्टअप आइडियाज देखो तो कोई बड़े बड़े स्टार्टअप आइडियाज नहीं है। अभी मैं कल परसों की खबर पढ़ रहा था कि एक बच्चे ने एक स्टार्टअप आइडिया अपना शुरू किया है। उन्होंने क्या किया कि लाजपत नगर मार्केट है दिल्ली में, आप देखते हैं दिल्ली में कुछ स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। सरोजनी नगर मार्केट है, लाजपत नगर मार्केट है, लक्ष्मी नगर मार्केट है, XYZ गांधी नगर मार्केट है। अच्छा, चैलेंज ये था कि वहाँ पर लोग आते थे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अकेले आते थे। अब अकेले वो शॉपिंग कर रहे हैं, खास करके अगर उनकी उम्र 55-60 साल है तो 1-1.5 घंटे शॉपिंग करते टाइम झोला पकड़कर घूमना, थैला पकड़कर घूमना, बैग पकड़कर घूमना एक टफ सब्जेक्ट था। लोग शॉपिंग नहीं कर पाते थे उसके चक्कर में कि चलो ज्यादा हो गया वजन, चलो घर चलते हैं अगले दिन देखेंगे लाइक दैट। अब किसी ने इसी को आपदा को अवसर बना लिया। उसने कहा एक काम करते हैं, हम आर्ली बेसिस पर रेंटल हम आपको ये बॉयज दे देंगे, ये एक ड्रेस कोड पहने हैं, 150 रुपये घंटे आपको पे करना है, ये आपका थैला पकड़ेंगे, आप शॉपिंग करो, 150 रुपये दो और ये आपको गाड़ी तक बिठा कर आएंगे। अब इस स्टार्टअप में आप ये बताओ कि कौन सा नया यूनिक चीज हो गई, आप बताओ। ये तो किसी ने सोचा भी, मतलब बहुत कॉमन है लेकिन सोचा भी नहीं था उस पर। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप काम करने की जरूरत है। आज लोगों के पास समय का अभाव है। भाई ये 10 मिनट में आपके घर पर सामान आ जाएगा। आप अगर 5 साल पहले सोचते तो शायद पॉसिबल नहीं था। भाई आप अगर जाओगे, कभी कभी तो मैं देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमें भी जाना है, आप नए शहर में जाओगे तो आप राइड बुक करते हो, तो आप सोचोगे यार ये क्या मेरा ही वेट कर रहा था क्या? आपने राइड बुक करी, 2 मिनट में बंदा आपके पास आ गया। तो कहते हैं इतनी फास्ट डिलीवरी। कभी कभी आपको लगता है यार बगल की दुकान से अगर मैं दूध लेने जाता तो इतनी जल्दी नहीं आ पाता, ये बंदा तो 3 मिनट में आ गया, 4 मिनट में आ गया। हालांकि उस पर भी कुछ एक्शन हुआ, अब उसको 10 मिनट की जगह 20 मिनट किया गया, लेकिन समय बच रहा है।
समय बच रहा है और सबको समय की कीमत बहुत ज़्यादा है और सबको इस समय की कीमत समझनी चाहिए विशाल जी। क्यों? एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अलग अलग कंट्रीज में वीकली अगर हम टाइम की बात करें कि कौन सी कंट्री में लोग कितने घंटे काम करते हैं। जापान में लोग 30 से 35 घंटे काम करते हैं वीकली, ठीक ठाक पैसा बनाते हैं। स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, अलग अलग कंट्रीज में लोग वीकली अगर हम बात करें तो काम करते हैं और ठीक ठाक पैसा बनाते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें, लोग वीकली लगभग सबसे ज्यादा काम करते हैं। सारी कंट्रीज से सबसे ज्यादा काम इंडियंस करते हैं और वीकली लगभग 45 घंटे वो काम करते हैं। एक कंट्री में जो बंदा 30 घंटे काम कर रहा है वीकली, उसको 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। और इंडियन का गेस करो आप कितना पैसा मिल रहा होगा अगर वो 40-45 घंटे काम कर रहा है। ऑन एन एवरेज 8,000 रुपए मिल रहे हैं। बिल्कुल समथिंग। वही काम अगर वीकली कोई कनाडा में बैठकर कर रहा है, जर्मनी में बैठकर कर रहा है, तो उसको वीकली ऑन एन एवरेज लाखों रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पर वीकली 8,000 रुपए उसको लगभग मिल रहे हैं। तो हमें क्या है, हमें समय की कीमत को बढ़ाना होगा। हमें अपने समय की कीमत को बढ़ाना होगा। पहले लोग ईयरली बात करते थे कि सर साल भर में कितना मिलेगा, फिर लोग बात करने लगे सर 6 महीने में कितना मिलेगा, फिर मंथली सैलरी होने लगी, फिर वीकली पे आउट्स होने लगे। अभी बंदा कहता है सर एक प्रोजेक्ट है हमारा, हम घंटे भर, आपकी टीम आप जब प्रोजेक्ट लेते होंगे तो सर 1 घंटे लगेगा एडिटिंग में। आर्ली बेसिस पर चीजें आ गई हैं। आने वाले टाइम में 10-10 मिनट की कॉस्ट होगी। तो आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आपको अपनी चीजों को अब शिफ्ट करने की जरूरत है। आपको अपनी कॉस्ट पता करने की जरूरत है कि मार्केट में मेरी क्या कॉस्ट है, और चीजें आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखना होगा कि वहां पर क्या है और हम कहां पर हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी। जी। दूसरा मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और बहुत सारे लोग कोरिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल। थोड़ा टाइम पहले आईफोन 17 आया, ऑरेंज कलर का। जी। बड़ा क्रेज था सर, लोग लाइन में लग रहे हैं। वो 3 कैमरे वाला जो फोन है, 1,30,000 रुपए के आसपास, 1,40,000 रुपए के आसपास है सर। बड़ी उसकी दीवानियत थी यूथ के अंदर। मैं देख रहा था कहीं पर, एक डेटा देखा मैंने कि अगर किसी को आईफोन 17 प्रो खरीदना है तो कितना समय देना पड़ेगा। अलग अलग कंट्रीज का डेटा है सर कि स्विट्जरलैंड वाले को इतने दिन देना पड़ेगा, 3.5 दिन अगर वो काम कर लेगा तो आईफोन 17 प्रो खरीद लेगा। अगर वो बंदा यूएस मार्केट में है तो उसको इतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। जब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उनके लिए आईफोन 17 बड़ी चीज नहीं है। किसी कंट्री में 3.5 दिन लग रहे हैं, किसी कंट्री में 4.5 दिन लग रहे हैं, किसी कंट्री में 7 दिन लग रहे हैं, और किसी कंट्री में मैक्सिमम 10 दिन लग रहे हैं आईफोन 17 खरीदने के लिए। भारत में सर ऑन एन एवरेज जो सैलरी है वो 15,000 रुपए है। अगर आप आईफोन 17 खरीदना चाहते हो तो आपको 240 दिन लगाने पड़ेंगे। 8 महीने की आपकी कमाई है वो आईफोन 17। मैं जितने भी यूथ ये वीडियो देख रहे हैं उनसे कह रहा हूं कि आप पागल मत बनो, EMI वाला खेल बंद करो। 8 महीने की सैलरी जा रही है आईफोन 17 खरीदने में, बड़ी चीज है। आप लेटेस्ट चकाचौंध में मत जाओ। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो इसीलिए नहीं शुरू कर पाते कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। वो कहते हैं कि सर अगर उनको इन्वेस्टर पैसा देगा तो सबसे पहले वो मैकबुक खरीद कर लाते हैं, वो सबसे पहले अपने लिए अच्छी गाड़ी खरीद कर लाते हैं। ये स्टार्टअप इंडस्ट्री लग्जरी की इंडस्ट्री है नहीं। हाँ, एक टाइम के बाद आप लग्जरी अडॉप्ट करो। आपने डे 1 सोच लिया कि नहीं हमारे पास जब ये इंफ्रा होगा, भाई होगा ही नहीं। बिल्कुल। हाल ही में अभी एक मैंने न्यूज़ देखी थी, मुंबई में एक इन्वेस्टर ने एक स्टार्टअप को फंड किया और उसने दूसरे दिन ही जाके एक लग्जरी गाड़ी ले ली और एक अच्छी जगह पे फ्लैट ले लिया, बढ़िया। मतलब दैन अब ये चीज़ें होती हैं जब, तो आपने सही बोला कि ऐसी लग्जरी चीज़ों की बजाय भी इनिशियली फोकस हमें करना है हमारे एक अच्छे आइडिया को ढूंढने में, उस आइडिया पे काम करने में, एंड वही आइडिया आपका एक स्टार्टअप आराम से बन सकता है। यहाँ पर विशाल जी बहुत सारे लोगों से आप भी मिलते होंगे जी, उनके पास एक आइडिया होता है। बिल्कुल। फिर जब आप उनसे 5-6 महीने बाद मिलते हो, आप पूछते हो सर कहाँ पर है, कहते मैं सोच रहा हूँ राइट टाइम आ जाए सर, मैं सोच रहा हूँ लॉन्च करने के लिए, मैं काम कर रहा हूँ, बट वो सालों चला जाता है सर, क्योंकि वो सही टाइम आता नहीं है। आपने गाना सुना होगा, वो अपना टाइम आएगा। अपना टाइम कभी नहीं आता भाई, अपना टाइम लाना पड़ता है। यहाँ पर अपना टाइम आपको लाना पड़ेगा, खास करके अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। पिताजी व्यापारी थे तब तो अपना टाइम आ जाएगा,
आप समझ रहे होंगे बहुत सारे लोग, पिताजी के पास पैसे थे तो अपना टाइम आ जाएगा, बट अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं तो बड़ी सारे लोगों की निगाहें आपके ऊपर हैं। और जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, जब आप स्टार्टअप शुरू करते हो, तो आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं देखना है, मंथली आपको सैलरी भी देनी है लोगों को। आपको कितनी सैलरी मिलेगी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को सैलरी भी देनी है वहां पर। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं कि आप कह रहे हो कि नहीं, मैं बड़ी अच्छी चीज बोलता हूँ जब कॉलेजेस में जाता हूँ कि आपको अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो 3P होने चाहिए आपके पास। आपके पास पैशन होना चाहिए, आपके पास पर्पस होना चाहिए, और आपके पास प्रॉफिट वाला मॉडल भी होना चाहिए। अगर आपके पास तीसरा P मिसिंग है तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर पैशन है गिटार बजाना है जी, पर्पस है चलो ठीक है यार यहाँ तक पहुंचना है या फिर ऐसे, ये पर्पस है। लेकिन अगर गिटार बजाने से पैसा नहीं आ रहा है तो गिटार बजाना आपका प्रोफेशन नहीं हो सकता, हॉबी हो सकती है। एक सर और वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ जी प्लीज। जब मैं स्टार्टअप्स के साथ मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आप ये करना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ सर ये करना चाहता हूँ। तो हमने कहा आर यू रेडी? तो उन्होंने कहा हाँ सर मैं रेडी हूँ करने के लिए। मैंने कहा आर यू प्रिपेयर्ड? तो फिर वो कहते हैं सर रेडी और प्रिपेयर्ड दोनों चीजें एक ही हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई रेडी और प्रिपेयर्ड दोनों चीजें एक नहीं है। आप जब मूवी देखने जाते हो तो आप रेडी होते हो, आप जब किसी वेकेशंस पर जाते हो, घूमने जाते हो, छुट्टियों में जाते हो, आप रेडी होते हो। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप प्रिपेयर्ड होते हो, आप रेडी नहीं होते हो। मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसके लिए रेडी हुआ जाता है, लेकिन अगर बड़ा मिशन एंड विजन है तो आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करने के लिए आपको रेडी नहीं होना है, बिजनेस करने के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है। आपको एक अच्छा मेंटोर चाहिए, आपको हर चीज छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। आपको हर चीज के बारे में छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। आप अगर आज एक कंपनी के फाउंडर हैं, आपकी वेबसाइट में कहां पर कौन सी चीज लगनी चाहिए अगर आपको पता होगी तभी आप अपने डेवलपर को बता पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो में कौन सा करेक्शन कहां पर होना चाहिए, कौन सा हुक कहां पर आए, कौन सा फॉन्ट कहां पर आए, कौन सी कलर ग्रेडिंग हो, जब आप जान पाओगे तब आप अपने एडिटर को सजेस्ट कर पाओगे। तो बिजनेस करने के लिए आपको हर फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज को हम कब करेंगे, कब हम अपने सीए से बात करेंगे, कब हम अपनी कंप्लायंसेस फाइल करेंगे। बहुत सारे लोग यही दिक्कतें करते हैं, वो अपना बिजनेस तो शुरू करते हैं, फिर कहते हैं सर सेम आइडिया मेरे पास था और बताओ मैंने टाइम पर इंप्लीमेंट नहीं किया, या सर मैंने इनको बता दिया और इन्होंने सर मेरा आइडिया जो है कॉपी कर दिया। अरे भाई जब इन्होंने आपका आइडिया कॉपी कर दिया तो आपने अपने आइडिया का ट्रेडमार्क क्यों नहीं लिया था, कॉपीराइट क्यों नहीं लिया था? आज अगर हम भारत के महारथी प्रोग्राम करते हैं इंडिया में तो भारत के महारथी का ट्रेडमार्क हमारे पास है। आज अगर हमारी कंपनी डिजिटल नेताजी है तो उसका ट्रेडमार्क हमारे पास है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इसको अवॉइड मत करो कि टाइम आएगा तब कर लेंगे, इसकी क्या जरूरत है। डोमेन सर मिलते नहीं है। आपने देखा होगा बीच में एक डोमेन जो था वो शायद अडानी या अंबानी ग्रुप का था, एक लड़के ने खरीद लिया था, फिर उसने बड़े बड़े महंगे प्राइस पर उसको बेचा। तो ये भी एक इंडस्ट्री है। आपको कुछ चीजें जो आपको करनी है आप उसको लेकर रख लो, आप टाइम का इंतजार मत करो क्योंकि चीजें लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल, आपने कई सारी चीज़ें बताई, जैसे अभी अपॉर्चुनिटी हमें हमारे आसपास ही है, बस हमें देखने की ज़रूरत है। आपने ये भी बताया कि किस तरीके से, जैसे अभी कुछ डोमेन जो कि बड़ी कंपनियों के किसी ने अपॉर्चुनिटी देखी और उस डोमेन को बाय कर लिया और उस सेम डोमेन काफ़ी ज़्यादा पैसों में बिका वो, ठीक है। तो बिल्कुल, और ऐसा ही मैंने भी अभी देखा था कि जब जियो हॉटस्टार जब आया था तो वो उसका डोमेन भी उनके पास नहीं था। हाँ जी। वो भी किसी लड़के ने परचेज़ किया था और उसका उनको काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट मिला। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे आसपास से भी सीखनी है, जो आपने बताया। तो सर अभी यहाँ पे एक और चीज़ मुझे आपसे पूछना है कि हाल ही में अभी हमने MSA डे बनाया अपने शारदा यूनिवर्सिटी में, तो इप्सिया का यूनिवर्सिटी में मतलब क्या काम, किस तरह से वो कैसे आगे बढ़ रही है? जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहीं पर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि यहीं से जो टैलेंट है, जो निकलेगा, ये टैलेंट आज यही विकसित भारत 2047 बनाने में मदद करेगा। हो सकता है जो लोग आज विकसित भारत 2047 के लिए जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो फ्रेमिंग कर रहे हैं, हो सकता है उस टाइम 2047 तक ना हो, बहुत सारे लोग नहीं होंगे। भाई
2047 तक 21 साल है अभी। आज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी सर एक ऐसा प्लेस है जहां पर हमें टैलेंट को, पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने की जरूरत है, उनको राइट ट्रैक दिखाने की जरूरत है। अब सिर्फ प्लेसमेंट ग्राफ नहीं बढ़ाना है, अब हमें स्टार्टअप ग्राफ भी बढ़ाना है। तो इप्सी का प्रयास यही कि प्लेसमेंट ग्राफ बढ़े, स्टार्टअप ग्राफ बढ़े और कॉलेज की रेपुटेशन और उनकी इमेज को बिल्ड करने में उनकी हम मदद कर पाएं, क्योंकि इमेज बिल्डिंग वाला खेल भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देखोगे पहले कॉलेजेस में इन्फ्लुएंसर्स को नहीं बुलाया जाता था, पहले कॉलेजेस में सिर्फ लेक्चर्स होते थे, पढ़ाई होती थी, सिर्फ फैकल्टी थे, लेकिन आप देखोगे आज हर कॉलेज में एनुअल डे पर एक इन्फ्लुएंसर आता है। यहाँ पर एआई इम्पैक्ट समिट हुई भारत मंडपम में जी, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बड़ी किरकिरी करा थी, हो सकता है वीडियो गलगोटिया तक भी पहुंचे और आज भी हम जिक्र बहुत चर्चा में। क्यों? क्योंकि आपने तो क्या किया, कहीं का रोबोट उठाया और इनोवेशन के नाम पर रोबोट को कॉपी पेस्ट करके दिखा दिया। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, बेइज्जती हो जाएगी उसमें। हमें करना क्या है, हमें अपने यहाँ पर चीजों को डेवलप करना है। सरकार सहयोग कर रही है आपको, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हम बनाए चीजें हमारी दूसरी कंट्रीज के लोग कॉपी करें। तो हमें इनोवेशन को बढ़ावा देना है, हमें रिसर्च को बढ़ावा देना है, हमने स्टार्टअप इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। कॉलेजेस में आप देखो पहले पेटेंट्स नहीं निकलते थे, ट्रेडमार्क्स नहीं निकलते थे, आज सरकार ने अलग अलग जगह इनोवेशन सेंटर बना रखे हैं। आपके पास अगर अच्छा आइडिया है तो आपको ट्रेडमार्क कराने में पैसे नहीं देने हैं, पेटेंट फाइलिंग में बड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप ट्राई करो कि आप हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि इप्सी का प्रयास ये अगले 2 साल में पूरे भारत में 100 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना। अभी तक हम 18 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना चुके हैं और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बना रहे हैं पूरी तरीके से निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। हम उनसे कह रहे हैं कि सर पहले साल आप हमारे साथ काम करके देखो, बिफोर एंड आफ्टर मैच करो। तो सर यहाँ पे आपने एक चीज बताई कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है क्या और किस तरीके से एग्जैक्टली काम करता है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सर मतलब यही है कि आपका अगर इनोवेशन है तो उस इनोवेशन को नई जगह ले जाने में, उसको डायरेक्शन दिखाने में हम आपकी मदद करेंगे। आपका सिर्फ वो स्टार्टअप आइडिया कॉलेज तक सीमित ना रहे। होता क्या है सर कि बिल्कुल सर, तो सर जब से इप्सिया बहुत सारी ऐसे कई सारे आपने यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज के नाम लिए, तो एग्जैक्टली अब आपने ऐसा क्या बदलाव देखा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आज से 5 साल पहले नहीं था, जो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो अभी उनमें भी उनको भी वो बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो, ऐसा क्या बदलाव देखा है? सर बहुत सारे बदलाव हैं। आप देखो ना, कोविड से पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी जी, आज बहुत सारी चीज़ वर्चुअल मोड पर आ गई हैं। आज स्टूडेंट कहीं से भी बैठकर सीख सकता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव हुए। आज स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ, मैंने आपको बताया कि आईआईटी दिल्ली की जो रिपोर्ट है 2030 तक जेनजी हमारा उसकी पहली करियर चॉइस बनेगा स्टार्टअप शुरू करना। तो वो देख रहे हैं, वो शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म आ गए सर। बच्चा शार्क टैंक में जाने के लिए प्रयासरत है। तो कॉलेज के अंदर भी बड़े सारे बदलाव हैं। आज कॉलेज अपने यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहा है, रिसर्चर्स को बुला रहा है, एनुअल डेज हो रहे हैं, इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स हो रहे हैं कि 2-4 कॉलेजेस को मिलाकर कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े सारे कॉलेजेस मिलकर काम करते हैं। तो सर मैं देख रहा हूँ आजकल के सोशल मीडिया पे आपके नाम के साथ हनुमान इम्पैक्ट कोड काफ़ी ज़्यादा सुना जा रहा है, तो एग्जैक्टली क्या है ये चीज़, मुझे बताएंगे प्लीज़? ये हनुमान इम्पैक्ट कोड अभी बेसिकली मैंने अपनी जर्नी जो है वो शुरू करी है एज अथॉरिटी बिल्डिंग कंसल्टेंट, अथॉरिटी बिल्डिंग स्ट्रैटेजिस्ट जी। अभी तक जो मैं काम करता था वो एज ए स्टार्टअप मेंटोर काम करता था, लीडरशिप कंसल्टेंट के तौर पर काम करता था। लेकिन अब ये जो अथॉरिटी वर्ड है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने कुछ वर्कशॉप्स बनाई है, कुछ फ्रेमवर्क्स बनाए हैं जो आपकी क्रेडिबिलिटी को मार्केट में बढ़ाएंगे, आपकी इमेज को बिल्ड करने में मार्केट में मदद करेंगे। अभी सर सारा खेल है इमेज बिल्डिंग का, जिसकी मार्केट में मोर विजिबिलिटी मींस मोर विक्ट्री। जो ज्यादा विजिबल है वो ज्यादा बिक रहा है। आपने सुना होगा, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। इवन ये चीज़ मैं खुद लोगों को बताता हूँ। मुझे मेरे कई सारे क्लाइंट हैं, जब भी क्योंकि उनकी विजिबिलिटी नहीं होती है, उनकी ऑथोरिटी मार्केट में, ऑथोरिटी तो है पर विजिबिलिटी कम है, बट दे वांट टू ग्रो। तो बिल्कुल अगर ज़्यादा विजिबिलिटी इज द विक्ट्री, वहाँ पर हमने, क्योंकि हम लोग सब सनातनी लोग हैं और हमें जो हमारे लोग थे, जो हमारे आराध्य थे, उनसे सबसे सीखने की ज़रूरत है जी। और उनके अंदर जो पोटेंशियल था,
भाई आज है क्या सर, आज तो यही है कि काज चुप साध रहा बलवाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो हमें यही काम करने की जरूरत है। यूथ के अंदर ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है, हमें बस उसको याद दिलाने की जरूरत है। तो हनुमान जी के प्रति मैंने उनसे बड़ी सारी चीजें सीखी है कि आपको कब विशाल होना है, कब आपको छोटा होना है। भाई हनुमान जी तो प्रभु के बगल में आपको दिखेंगे, लेकिन उनके पास इतना पावर है कि वो सूर्य को भी निगल सकते हैं। तो ये चीज आज के स्टार्टअप को सीखने की जरूरत है कि आपको हम्बल रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। तो एक हनुमान जी के लर्निंग फ्रॉम लॉर्ड हनुमान, उसको लेकर हमने द हनुमान इम्पैक्ट कोड बनाया। आने वाले टाइम में आपको कई सारी वर्कशॉप्स उसमें दिखेंगी। लगभग 7 हमारे फ्रेमवर्क हैं, हम इसको दिल्ली से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी अगस्त से लेकर जनवरी तक 7 महीने में हम 7 वर्कशॉप्स करेंगे। ansumanSingh.com पर आप जाएंगे, आपको सारी चीजें वहां से दिख जाएंगी। तो सर अभी ऐसा कुछ प्लान है, ये वर्कशॉप कब से लोग देखना स्टार्ट कर देंगे या फिर कब से आने स्टार्ट हो जाएंगे इनके अभी सामने? इसको फिजिकल मोड पर हम ला रहे हैं। अच्छा, फिजिकल मोड पर हम लेकर आ रहे हैं और नेक्स्ट मंथ से हम पहली वर्कशॉप कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। ये वर्कशॉप एक्सक्लूसिव है, ये मतलब सबके लिए नहीं है। शुरुआत में हम 15 लोगों के लिए करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसको 20 का करेंगे, 25 मैक्सिमम बैच साइज हमारा 25 का होगा और ये फिजिकल होगी, दिल्ली में होगी। वेबसाइट के जरिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सोशल मीडिया के जरिए जुड़े, तो आप तक नोटिफिकेशन आएगा, आप उसमें आए। और मैं खुद बैठकर, क्योंकि जो 8-10 साल का मेरा अनुभव रहा, इसमें लगभग 2.5 लाख लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी। 185 कॉलेजेस में मैं गया। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल अप्रिसिएशन दिया। अगर आप जाएंगे ANI पर और आप सर्च करेंगे, ANI तो सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, आप सर्च करेंगे कि स्टार्टअप महाकुंभ ANI डिस्कशन, तो आपको वहां पर मेरा वीडियो मिलेगा कि ANI ने हमें कवर किया है कि प्रधानमंत्री जी के से बात करने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा। तो जो यूथ हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ही भारत को विकसित बना सकते हैं। और आप अपना स्टार्टअप अगर कर रहे हैं तो समय लगेगा और चीजें होंगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। आप कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। मैं सर क्या है कि मेरा प्रयास ये रहता है कि यूथ को नई डायरेक्शन मिले, यूथ के पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदला जाए। लेकिन अभी सर बड़ी सारी दिक्कतें हैं। जो आज का यूथ है सर, वो काम नहीं करना चाहता है। हो सकता है बड़े सारे आपको नीचे कमेंट मिल जाए इसमें जो मैं चीज बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। उनको पका पकाया खाने की आदत है। वो चैट जीपीटी के सहारे ही हैं। चैट जीपीटी उनसे आप छीन लो, एक ईमेल नहीं कर पाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई आप थोड़ा सा रियलिटी में आओ। आपको थोड़ा सा रियलिटी में आना होगा। आपको अगर जहां पर आप रह रहे हो, आप जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। वो आते हैं 10 दिन काम करते हुए, सर मजा नहीं आई, फिर वो फोन भी रिप्लाई नहीं करते। आप देखो पहले जो कल्चर था, आप देखो ना, आपके जो बड़े लोग होंगे आपसे या हमारे जो लोग हैं सराउंडिंग के, आप उनसे पूछोगे किस जगह काम कर रहे हो, वो बताएंगे कि इस जगह काम कर रहे हैं। फिर आप उनसे पूछेंगे सर कब से काम कर रहे हो, 20 साल से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 15 साल से काम अभी भी ये चीजें हो रहती हैं। अब आप अगर किसी का रिज्यूमे देखोगे, मेरे पास रिज्यूमे आया, मैंने कहा भैया यार 1 साल में तुम 3 कंपनी कैसे बदल सकते हो, तो मेरे साथ कैसे काम कर पाओगे। तो ये रियलिटी है, ये टिक नहीं रहे। ये अगर टिक जाए, इसको थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट करने की जरूरत है सर। वो ये देखें कि सर हम आपके साथ जुड़ेंगे जी, हम पहले सीखेंगे, सीखने के बाद हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उससे अच्छा पैसा बनाएंगे, और धीरे धीरे हम एम्प्लॉय से पार्टनर वाले डोमेन पर आ जाएंगे। भाई को फाउंडर वर्ड क्या है सर, को फाउंडर यही वर्ड है। तो ये जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो ये इस माइंडसेट शिफ्ट के साथ जाए कि हमें इस कंपनी के बोर्ड में आना है, हमें सिर्फ एम्प्लॉय बन के काम नहीं करना है, हमें इस कंपनी को भी आगे बढ़ाना है। अगर ऐसा माइंड होगा सर, तो आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, आपको फायदा मिलेगा वहां पर, क्योंकि आपको समय देना पड़ेगा। 6 महीने 1 साल कम से कम समय देना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि हमें 5-6 महीने 1 साल समय देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है नहीं बन नहीं पाएगी, तो आप जाओ ही मत। उससे दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है सर। राइट। तो ये जो यूथ है, इनसे मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपका जो पैशन है, अगर आपको ये लगता है आप अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये भी देखना है कि क्या आप महीने 2 महीने साल भर अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तब भी आप काम कर पाओगे। क्योंकि स्टार्टअप शुरू करो तो ऐसा नहीं है आपको दूसरे दिन पैसा आ जाएगा। जी, समय लगेगा। अगर आपको लगता है
कि नहीं हम मजबूत है, हमारा क्लियरिटी है, हमको हमारे अंदर कैपेबिलिटी है और हमारे अंदर करेज है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3P बताया था, जी। पैशन, पर्पस, प्रॉफिट। अब मैं आपको 3C बता रहा हूँ जी प्लीज। कि आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए और आपके अंदर करेज होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप सही डायरेक्शन में चले जाओगे। अगर आपके अंदर क्लियरिटी नहीं है, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है और करेज, साहस नहीं है, साहस चाहिए सर। आज आप यहाँ पर बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, साहस है, आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया। जी। ये करेज है। बहुत सारे लोग सोचते रहते नहीं मैं अपना पॉडकास्ट शुरू करूंगा। मैं बड़े सारे लोगों से बोलता हूँ सर, वो सालों से यही सोच रहे हैं, उन्होंने स्टेप नहीं लिया, वो करेज आगे बना नहीं पाए। सो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है उसको भी करेज लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपनी चीजें चलाओगे तो मार्केट में देखना पड़ेगा कि फीडबैक्स क्या आ रहे हैं। फीडबैक्स बड़ा मायने रखता है सर। आप काम क्या कर रहे हो? अंशुमान सिंह इप्सी चला रहे हैं, अंशुमान सिंह उसके बारे में अच्छा बोलेंगे ही बोलेंगे। विशाल जी की कंपनी है क्रिएटिव ग्लोबल, उसके बारे में आप अच्छा बोलोगे ही बोलोगे। जनता क्या कह रही है सर? फीडबैक्स क्या बोल रहे हैं? आप जब ओला कैब से नीचे उतरते हो तो बच्चा आपसे बोलता है, ड्राइवर आपसे बोलता है, रैपिडो वाला बोलता है आपसे कि सर फीडबैक दे दीजिएगा। आप जब जोमेटो से खाना मंगाते हो तो बंदा आपसे बोलता है सर फीडबैक दे दीजिएगा। आप जब किसी रूम में चेक इन करते हो, चेकआउट करते हो तो फीडबैक लिया जाता है। तो जितने स्टार्टअप्स हैं उनसे भी मैं बोलना चाहता हूँ भाई इस पर काम करना शुरू कर दो। फीडबैक बहुत जरूरी है। आपके अगर गूगल पर 1000 रिव्यूज हैं तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, काम चल के आएगा सर। आज वो जमाना नहीं है कि नाम से काम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई अगर आपके पास आता है सबसे पहले गूगल करता है। 1000 कमेंट पढ़े, अगर 5 तो कमेंट नेगेटिव है, रेटिंग डाउन हो जाएगी आपकी। हम प्रेफर करते हैं, पैसा लगा रहे हैं तो 5+ रेटिंग किसकी है। बस भी आप बुक करने जाओगे कल्पना ट्रेवल्स की, राज कल्पना की, तो आप देखोगे 5+ रेटिंग किसकी है। तो मैं इन सभी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर से बोलना चाहता हूँ कि भैया 2-4 चीजें आप करने लगो। डॉक्यूमेंट मेंटेन करने लगो, नए लोगों से मिलना शुरू कर दो, आप डोर्स नॉकिंग करना शुरू कर दो। जैसे डोर्स नॉकिंग? डोर्स नॉकिंग का मतलब ये है कि आपको सहयोग चाहिए किसी से, तो आपको दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कुछ दरवाजे नहीं खुलेंगे, लेकिन जब आप 50 दरवाजे खटखटाओगे तो कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा जो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। तो ये डोर नॉकिंग जिसको बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। लोग यहाँ पर आजकल सेल्स करने से घबराते हैं, बड़ा जरूरी सर वो प्रोफेशन है। सब कुछ तो सेल्स है ना, आप सेल्स से क्या घबरा रहे हो? अगर आप सेल्स नहीं करोगे तो फिर बिजनेस कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा? बिल्कुल। आप देखो ना, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर जाओ, आप देखो दुबई में बड़े सारे लोग हैं। भाई आप सेल्स में क्या बेच रहे हो? आप सेल्स में इंडिया में क्या बेच रहे हो? 5000 रुपए की चीज बेच रहे हो, 10,000 की चीज बेच रहे हो। वहीं पर आप उनको उठाओ, वो क्या बेच रहे हैं? वो 50 करोड़ का विला बेच रहे हैं, वहां पर प्रॉपर्टीज 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं सिर्फ कॉल से। तो जो कोल्ड कॉलिंग है सर, कोल्ड कॉलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है। आपको डोर नॉकिंग करनी पड़ेगी और सर पैसा बनाना टफ नहीं है, बड़ा मतलब लास्ट में अगर मैं सोचता हूँ कि पॉडकास्ट में अभी हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। जब आप बात कर रहे हो तो मुझे लगा कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताई जाए। जी बिल्कुल। भारत में सर 30% जो करोड़पति हैं वो स्टार्टअप ओनर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं। ओके। मतलब वो एक्टर या क्रिकेटर नहीं है। भारत में 30% जो करोड़पति हैं वो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं। भारत में सर अगर आप 25,000 रुपए महीना कमा रहे हो तो आप टॉप 10% में हो। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, अभी तक वो सोचते थे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। वो वीडियो देखेंगे उनको लगेगा नहीं यार मैं तो टॉप 10 में आता हूँ। अगर आप 25,000 रुपए महीना कमा रहे हो तो आप टॉप 10 में हो। अगर आप महीने का 65,000 रुपए कमा रहे हो तो आप टॉप 5 में हो। ओके। अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप टॉप 3% में हो। बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद लगेगा कि वो टॉप 3% में आते हैं इंडिया में। और अगर सर आप टॉप 1% में आते हो तो आपको महीने में 3.5 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। तो आप भारत के टॉप 1% में आ सकते हो। आप प्रयास तो करो एक बार, महीने का 3.5 लाख रुपए कमाना बड़ी बात नहीं है सर। बहुत सारे लोग बना रहे हैं, आप भी बनाओ, टॉप 1% में आओ आप। मैं तो ये चाहूंगा कि जितने भी यूथ है वो सब टॉप 1% में आ जाए। जब सब टॉप 1% में आ जाएंगे देश अपने आप विकसित हो जाएगा। इसमें मैं आपकी एक और एडवाइस चाहूँगा, और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन सभी बिजनेस ओनर्स को बोलना चाहूँगा, या सर मैं सर की रिक्वेस्ट भी चाहूँगा इसमें कि सर आप उनको ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अपने गूगल माई रिव्यूज़ को, या एक तरह से जितने भी एक प्लेटफॉर्म से जहाँ पे उनको रिव्यूज़ मिलते हैं वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, राइट?
कोई भी अगर एक सिंगल नेगेटिव रिव्यूज़ भी है तो वो कैसे उनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। और मुझे लगता है मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि कैसे उन लोगों को इस तरह की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सर बात ये है कि यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी। अगर आपको कोई रिव्यू दे रहा है, रेटिंग दे रहा है, तो बदले में आप उसके लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर रखो, कुछ चीज़ दो उसको रिव्यू बढ़ाने के लिए। आप फ्री में मुफ्त में चाहते हो चीज़ें, मुफ्त में चीज़ें नहीं होंगी सर। यहाँ पर आप कुछ कूपन रख दो, या अगली बार अगर वो आए आपके यहाँ पर तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। 500 की चीज पर 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो आप सिर्फ रिव्यू मिलने से। तो आपको कुछ यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी आपका अगर रिव्यू ग्राफ बढ़ाना है। और नो डाउट रिव्यू ग्राफ बढ़ाना बहुत मैंडेटरी है करेंट जमाने में। यहाँ पर आपको रिव्यूज ही आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, रेटिंग्स ही आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। जब भी आप किसी से मिल रहे हो ट्राई करो कि मुझसे बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं, आपसे भी बड़ा अच्छा बोलते होंगे जी कि यार विशाल बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मैं देखता रहता हूँ आपको। ये जो वर्ड है, मैं देखता रहता हूँ आपको, बड़ा अच्छा लगता है आपको देखकर। उनसे कह दो कि सर थोड़ा सा जो बोल रहे हो यही लिख के दे दो हमें काम आएगा। तो ट्राई करो, एज ए स्टार्टअप फाउंडर लोग ट्राई करें। अगर आपके बारे में कोई अच्छा बोल रहा है तो सर ये तो सिर्फ आप मेरे बारे में बोल रहे हो, इसको गूगल पर डाल दो, क्योंकि जो गूगल पर है वो फिक्स्ड है। अभी सर हमारे कुछ डेटा करप्ट हो गया, हम बड़ा परेशान हुए जी, वो बैकअप नहीं आया। उससे समझ आया कि जो गूगल पर है वो सेफ है, जो मेरे पास था वो सेफ नहीं था। तो आपको हर छोटी छोटी चीज को बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से रखनी है, लॉन्ग टर्म रखनी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो चीज आपके काम आ जाए, कौन सी मेमोरी आपके काम आ जाए। जिस व्यक्ति से आज आप मिल रहे हो सकता है कल को किसी जगह का चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो आपको हर चीज रिकॉर्डेड रखनी पड़ेगी। आप अगर आज देखोगे मोदी जी के प्रोफाइल पर जाओगे तो अगर कोई एक्सपायर होता है या कोई नया अचीवमेंट होता है तो मोदी जी 20 साल पहले की फोटो डाल देते हैं जी, या 10 साल पहले की फोटो डाल देते हैं। ये रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम हर टाइम स्किप करते रहते हैं। मंथली रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वीकली रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी जगह एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर आपका बॉस आपसे बोलता है महीने भर के बाद कि आपने महीने भर क्या काम किया, तो आप रिकॉर्ड दिखा दो कि सर मैंने एक महीने में ये काम किया, तो बॉस आपको शांत हो जाएगा। लेकिन जब आप रिकॉर्ड नहीं दिखाओगे तो बोलेगा कि नहीं तुमने तो महीने भर में कुछ काम ही नहीं किया। तो ये एग्जांपल जैसे जो सर ने बताया कि अगर आपको रिव्यूज ज़्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए और अच्छे चाहिए तो छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर्स हो गए या फिर कुछ ना कुछ जो सामने वाले को अच्छा लगे कि यार इन रिटर्न कुछ तो मिल रहा है, कुछ एक एज अ जैसे कुछ मिल रहा है। दूसरा सर ने बताया कि कोई भी काम आपने किया है तो अगर कोई भी आपकी तारीफ कर रहा है तो आप तारीफ वो तो रख लो, लेकिन आप उसको अपने गूगल माई बिजनेस का आप लिंक तुरंत भेज दो, जैसे कि वहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिव्यू मिल रहा है, एक सजेशन मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो दो चीज़ हैं ये हर बिजनेस ओनर्स को अप्लाई करनी चाहिए। तो सर जितना आपने बताया इप्सिया के बारे में उससे तो लगता है कि इप्सिया पॉलिटिशियन के लिए तो नहीं बना शायद, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे पॉलिटिशियन के लिए? इप्सी सर सबके लिए है सर। ओके, इप्सी सबके लिए है और इप्सी के कई सारे वर्टिकल्स हैं। एक व्यापार बढ़ाओ वर्टिकल है, एक हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का वर्टिकल है, एक हमारा कैंपस टू कॉर्पोरेट का वर्टिकल है, एक मिशन 360 का वर्टिकल है। आप जब इप्सी की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको इनिशिएटिव का एक सेक्शन दिखेगा। इनिशिएटिव में सारे वर्टिकल आपको दिखेंगे। पैरेलली एक हमारा पॉलिटिशियन के लिए एक डेडिकेटेड वेंचर है जिसका नाम है डिजिटल नेताजी। ओके, सो डिजिटल नेताजी आपको नाम से समझ आ रहा है कि कोई ऐसा नेता जिसको हम डिजिटल बना रहे हैं, क्योंकि आज सर वो नेता नगरी भी बची नहीं है। आज मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले चीज बोली कि आज आपको पॉलिटिक्स में भी तमाम सारे नए इनिशिएटिव करने की जरूरत है। आप देखो जब आप उठाओगे इलेक्शन वाला ये दिखता है कि इस राज्य में इतनी सीटों से चुनाव जीत लिया, लेकिन आप बैकएंड पर ये देखो कि उस राज्य में एड पर कितना खर्च किया है, सोशल मीडिया एड कैंपेनिंग में कितना खर्च किया है। जो ज्यादा खर्च कर रहा है वही विनर हो रहा है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सोशल मीडिया एड कैंपेनिंग में खर्च किया जाता है। आपके सामने सुबह से शाम तक 10 बार रील आएगी, 10 बार वीडियोज आएंगे, फोटोज आएंगे। तो एक परसेप्शन क्रिएट करने का बिजनेस है। जो परसेप्शन में जीत गया वही विनर है। तो सर ये डिजिटल नेताजी जो आपने बताया ये एग्जैक्टली कैसे उनकी हेल्प करेगा, किस तरह से काम करता है? डिजिटल नेताजी चुनाव में आपका सारथी बनेगा। हम आपको हर वोटर तक ले जाएंगे, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों तरीके से। और इसमें पूरी हमारी टीम है, बहुत सारी चीजें चुनाव में होती हैं। पास्ट इलेक्शन मैनेजमेंट क्या है, आपसे पहले जो लोग चुनाव लड़के आए, फर्स्ट टाइम वोटर्स आपके यहाँ पर कितने हैं, या
कास्ट का क्या फैक्टर है कि कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, बहुत सारी चीज़ें चुनाव के टाइम पर आती हैं। सोशल मीडिया कैसे आपका मैनेज करना है, कॉलिंग वाला कॉल सेंटर कैसे सेटअप करना है आपका, एलईडी वैन आप देखते हो, चुनावी गाने आप देखते हो, ड्रोन कैमरे से फुटेजेस आप देखते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो रीच बढ़ाती हैं, जो परसेप्शन क्रिएट करती हैं। भाई चुनाव का मतलब क्या है, चुनाव में 10 कैंडिडेट है, सब पैसा खर्च कर रहे हैं, परसेप्शन किसका बना हुआ है, चौराहे पर किसकी फोटो दिख रही है, सोशल मीडिया पर किसकी फोटो दिख रही है। आप फेसबुक चलाओ तो जो आपका यहाँ का कैंडिडेट है वो आपकी उसमें आ जाए, फीड में आ जाए। तो अगर सुबह से शाम तक आप फीड में आ रहे हो, मतलब आपने आधा चुनाव तो वहीं पर निकाल दिया है। तो अभी बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं, और आप जो लोग ऐसे हैं, अगर उनको लगता है कुछ कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो आप विशाल जी के चैनल पर जाओ। विशाल जी भी अच्छा काम कर रहे हो, इसमें हमारे साथ ही जुड़े भी हैं। डिजिटल नेताजी हमारे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके मैं लिंक आपको बताता हूँ। ipsi.in, bharatkeMaharthi.com हमारा एक ईयरली फ्लैगशिप इवेंट है जी। और इस बार हमारा प्रयास ये है कि हम नवंबर में वो कार्यक्रम करें, 5वां एडिशन होगा। ओके विशाल जी, भारत के महारथी जो है हमारा इंडिया 2047 कॉन्फ्रेंस एंड भारत के महारथी अवार्ड्स है। मतलब कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अवार्ड प्रोग्राम है, और पिछले 4 साल से हम कर चुके हैं इसको। 5वां एडिशन अभी है, और इसको 2047 तक हर साल करेंगे। इसमें हम हर साल देश के 50 दिग्गजों को भारत के महारथी सम्मान से नवाजते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकार हो सकता है पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न नहीं दे सकती, लिमिटेशंस है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोगों के अंदर टैलेंट की कमी है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उनको एक नए मंच पर लाना। उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया उसको यूथ देखे, सुने, समझे, और उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ पाए। तो पिछले 4 एडिशन में हमने 200 लोगों को भारत के महारथी सम्मान दिया है। इस बार भी हम देश के 50 लोगों को भारत के महारथी सम्मान देंगे, और 2047 तक जब हम ये कार्यक्रम 25 साल करेंगे और हर साल 50 लोगों को भारत के महारथी दे रहे हैं, तो 1250 लोगों को हम भारत के महारथी देने की तैयारी में हैं। तो एक बड़ा आयोजन जो हमारे साल का सबसे फ्लैगशिप इवेंट है, हम इसको नई दिल्ली में भव्य तरीके से करना चाहते हैं। आप लोग अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारा प्री रजिस्ट्रेशन चालू है, अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन चालू है। आप जुड़ो हमारे साथ, आप हमें स्पॉन्सर के तौर पर जुड़ सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा जब आयोजन है, क्योंकि 1000 लोगों का कार्यक्रम हम प्लान कर रहे हैं। कई कंट्रीज के एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स रहेंगे उसमें कई सारी चीजों की लॉन्चिंग होगी। कोई बुक लॉन्च कर सकता है, ब्रांड लॉन्च कर सकता है। आप लॉन्चिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। आपकी अगर लॉन्चिंग बढ़िया हो गई तो ब्रांड आपका वहीं से हाईलाइट हो जाता है। तो नई दिल्ली जैसी जगह पर सामने 1000 लोग होंगे कम से कम, अच्छी ब्रांड लॉन्चिंग, अच्छी बुक लॉन्चिंग, पैनल डिस्कशन के स्लॉट्स होंगे, और पूरे दिन वहां पर लोग नेटवर्किंग करेंगे। B2B मीटअप्स होंगे, B2G मीटअप्स होंगे, स्टॉल्स लगे होंगी, क्लोज डोर मीटअप्स हो रहे होंगे, सरकार के बहुत सारे लोग होंगे, एम्बेसीज के लोग होंगे, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज पर चर्चा होगी। और ये 5वां एडिशन है। पिछला एडिशन कैसा हुआ आप जाओ सोशल मीडिया पर देखो, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। आप इसके साथ जुड़ो और मिलकर हम इस कार्यक्रम को करते हैं, क्योंकि हमें कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है जो सहयोग कर सकें इसमें हमारे साथ। बिल्कुल। तो सर, भारत के महारथी काफ़ी ग्रांड इवेंट होता है, और ये एक साल में एक बार होता है, जिसमें जितने भी चाहे स्टार्टअप हैं या फिर बिजनेस ओनर्स हैं, अगर अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं इप्सिया से और जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली भारत के महारथी से जुड़ने का क्या बेनिफिट रहेगा, और जैसे अभी सर ने बताया कि कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे शामिल होने वाले हैं। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने अभी तक कितने स्टार्टअप को फंडिंग की है? सर, अभी तक तो हम स्टार्टअप्स को फंडिंग लेवल तक नहीं ले जा पाए हैं, लेकिन हम स्टार्टअप्स को फंडिंग लेवल तक नो डाउट ले जाना चाहते हैं। इसके लिए अभी हमने इप्सी भारत 2047 हैकाथॉन की लॉन्चिंग करी है। हम देश के 15,000 DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स और 10,000 MSMEs, NGOs, नॉन फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को कॉम्प्लीमेंट्री अपना मेंबर बना रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वेबसाइट पर जाओ, वहां पर एक अपनी आप मेंबरशिप क्लेम कर सकते हो। इनकी हम पूरी मदद करेंगे आइडिएशन से लेकर फंडिंग तक की जर्नी में। पैरेलली हम इन्वेस्टर्स को भी अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं, और एक इकोसिस्टम ऐसा बना रहे हैं जहां पर स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर को हम साथ में बिठा सके। इस साल जो भारत के महारथी सम्मान समारोह हम करेंगे, उस दिन हम 10 स्टार्टअप्स को फंड अनाउंस करेंगे सर। और ये फंडिंग हर साल चलती रहेगी। 10 स्टार्टअप्स हर साल जो है वो इप्सी की तरफ से फंड किए जाएंगे। ये फंडिंग सीड फंडिंग होगी, 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक की फंडिंग होगी। मतलब जो नेक्स्ट लेवल के स्टार्टअप्स हैं, हो सकता है उनको अभी हमारे साथ फायदा ना मिले, लेकिन जो इनिशियल स्टार्टअप्स है, इनिशियल लेवल पर हैं, जिनके पास अच्छे ऑर्डर्स लगे हैं, जो बूट स्टैपिंग मोड पर हैं, सेल्फ फंडेड मोड पर हैं, और जिनको अगर थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा या अच्छी जगह इंक्यूबेशन सेंटर मिल जाएगा,
मान लो आपको पैसा तो मिला 25-30 लाख रुपए, बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आपके साथ आईआईटी कानपुर का नाम जुड़ गया, आईआईटी दिल्ली का नाम जुड़ गया, ट्रिपल आईटी का नाम जुड़ गया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर का नाम जुड़ गया, तो ऐसे केस में फिर आपका स्टार्टअप चल जाता है। तो इप्सी का प्रयास यही है कि इस साल से हम 10 स्टार्टअप्स को फंड कराएं। तो सर, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने बहुत सारी जानकारी ली और इप्सिया के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे इप्सिया अलग अलग सेगमेंट में हेल्प कर सकता है और कर भी रहा है। तो मैं ये और जानना चाहता हूँ कि सर, इप्सिया से अगर कोई जुड़ना चाह रहा है, अगर मान के चलो कोई किसी शहर से है, वो इप्सिया से कैसे जुड़ सकता है? सर, इसके लिए बड़ा अच्छा हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है। हम मिशन 360 के साथ पूरे भारत में जा रहे हैं। मिशन 360 का मतलब ये है कि भारत में 28 स्टेट्स हैं, 8 हमारी यूटीज हैं। ओके। टोटल को अगर आप काउंट करोगे तो 36 है। उन 36 जगहों पर हम 10-10 लोगों की टीम बिल्ड कर रहे हैं। एक स्टेट प्रेसिडेंट, एक स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और 8 सेक्रेटरीज। यानी अगर पूरे भारत में 36 जगह हम अपनी टीम बिल्ड करेंगे तो 360 लोगों की टीम हो जाएगी। तो मिशन 360 के तहत अभी हम 14 स्टेट्स में अपनी टीम बना चुके हैं। राजस्थान हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। हरियाणा में जितेंद्र ग्रोवर जी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है। चिराग गुप्ता जी हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। यूपी में अगर हम चले तो यूपी में सीए विनोद जायसवाल हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है। पंकज सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर हम उत्तराखंड की तरफ चले तो वहां पर भी हमारी टीम है। चांदनी जी को अभी हमने अपने साथ ऑनबोर्ड किया है। महाराष्ट्र की तरफ चले तो वहां पर भूपेश बोंडले जी और सीए श्रीकांत पाटिल जी हमारी लीडरशिप संभाल रहे हैं। गुजरात में अभी यज्ञेश पटेल जी को हमने जोड़ा है अपने साथ रीजनल डायरेक्टर के तौर पर। गुजरात में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम ये कर रहे हैं कि हर स्टेट में अपनी एक लोकल टीम बना रहे हैं और इप्सी 3 लेवल पर काम कर रहा है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल। तो अगर आप जिस जगह से हैं, आप उसी जगह हमारी टीम के साथ जुड़ो। आपको जरूरी नहीं कि दिल्ली की टीम से कनेक्ट करना है। आप अगर जम्मू कश्मीर में हो तो वहाँ की टीम से जुड़ो। तेलंगाना में श्रीकांत जी हैं, अलूर चिन्मया हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं। तेलंगाना में मेरी एक बड़ी अच्छी टीम है, अभिषेक जी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जुड़े हैं। आंध्र प्रदेश में टीम है, कर्नाटका में अच्छी टीम है। कर्नाटका में तमाम सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़ी है टीम में। तो आप जिस भी स्टेट में हो, आप इप्सी की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर आपको डायरेक्टरी दिखेगी। आप हमसे रीच आउट करो, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आप जुड़ो। हमारे लोकल मीटअप्स होते हैं, अलग अलग स्टेट में हम अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराने जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर हम राइजिंग हरियाणा एजुकेटर समिट करने जा रहे हैं। यूपी के अंदर हम राइजिंग यूपी मैन्युफैक्चरिंग समिट करने जा रहे हैं। बिहार के अंदर हम राइजिंग बिहार हेरिटेज एंड कल्चरल कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर हम राइजिंग उत्तराखंड टूरिज्म कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के साथ मिलकर हम तेलंगाना में राइजिंग तेलंगाना ग्रोथ समिट करने जा रहे हैं। तो पूरे भारत में तमाम सारी एक्टिविटीज प्लान है। आप जुड़ो हमारे साथ, इप्सी आपका समय बचाने में आपकी मदद करेगा। तो बिल्कुल इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने आपको बताया कि कैसे इप्सिया काम कर रहा है और कैसे 2047 तक इप्सिया हमारे जो विकसित भारत है उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है और एक विकसित भारत को बनाने में पूरा साथ दे रहा है। तो इसी के साथ अगर आप इप्सिया से जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कुछ नंबर्स भी दे दूंगा ताकि डायरेक्टली आप उनसे जुड़ सकते हैं। बाकी मैं सर को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि उन्होंने टाइम निकाला और इतनी सारी इंसाइट्स दी हमें। थैंक यू सो मच सर।